सागर की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले तुम दोनों शादी कर लो। वैसे तो अभी प्राची की कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम दोनों कोर्ट मैरिज तो कर ही लो। पति पत्नी के तौर पर साथ रहोगे तो एक दूसरे की देखभाल भी कर लोगे। मैंने लॉयर से कह दिया है, वो पेपर लेकर सीधे घर आएगा। अर्नव ने कहा है वो कुणाल के साथ यही रहेगा, तो तुम सब घर पर चलो। प्राची से मिलने के लिए हम कल आएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है कि ज्यादा लोगों का यहाँ रहना सही नहीं होगा। ये हॉस्पिटल है तो थोड़ी दिक्कत होगी। राम मित्तल की बात सुनकर सागर ने तानिया को देखा तो तानिया सागर को इशारा करती है, जिसे देखने के बाद सागर समझ गया कि दादू की बात सुनकर तानिया को कोई दिक्कत नहीं है। ये सोचकर सागर दादू से कहता है, ठीक है दादू, हम सब घर चलते हैं। वैसे भी आरव का मैसेज आया था कि वो निमृत को लेकर अपने घर जा चुका है, तो आप फिक्र मत कीजिए। आरव से मैंने ये भी कह दिया है कि घर पहुंचते ही एक बार कॉल करते, वो दोनों भी कल यहाँ आ जाएंगे। सागर की बात सुनकर दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो हम सब अब घर चलते हैं। यहाँ पर अर्नव प्राची के पास रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कहकर राम मित्तल सभी घरवालों को लेकर वहां से चले गए। हॉस्पिटल में अभी कुणाल था, जो अर्नव के लिए वहां रुका हुआ था। दादू ने उसे पहले ही समझा दिया था कि प्राची की ऐसी हालत देखकर अर्नव थोड़ा सा टूट सकता है, और ऐसे में वो अकेले रहा तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इधर आरव का घर। आरव जब अपने घर आया तो उसने देखा उसकी माँ गृह प्रवेश की तैयारी कर चुकी है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखा। आरव की माँ मिसेस गोयल मुस्कुराते हुए निमृत से कहती है, निमृत बेटा, आप अपना राइट पैर आगे बढ़ाकर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। मिसेस गोयल की बात सुनकर निमृत उन्हें कंफ्यूज्ड होकर देख रही थी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस रस्म में क्या करना होता है। जब आरव ने देखा तो वो निमृत का हाथ पकड़ता है और फिर उससे कहता है, आप अपना राइट पैर आगे करके कलश को नीचे गिराओगे और फिर एक एक करके दोनों पैर उस थाल में रखकर घर के अंदर चलोगे। आरव की बात सुनकर निमृत एक नजर अपने हाथ को देखती है। जब आरव ने ये देखा तो उसने जल्दी से निमृत का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर निमृत चुपचाप वैसा ही करती है जैसा आरव ने उसे बताया था। गृह प्रवेश हो चुका था। ये देखकर मिस्टर गोयल अपनी पत्नी मिसेस गोयल से कहते हैं, लगभग सारी रस्में हो चुकी है, तो अब इन दोनों को इनके कमरे में भेज दो। बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। वैसे भी रात हो चुकी है, ऐसे में अगर ज्यादा देर तक ये दोनों जगे रहे तो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम तो जानती हो, बच्चे ठीक से काफी समय से सोए नहीं हैं। मिस्टर गोयल की बात सुनकर मिसेस गोयल अपने पति से कहती हैं, हाँ हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने इनका कमरा भी तैयार करके रखा है। ये कहकर मिसेस गोयल अपने बेटे को देखकर कहती है, और अब तुम निमृत को लेकर कमरे में जाओ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर देना। आरव ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो वो चुपचाप निमृत को लेकर अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। निमृत आरव के पूरे घर को देख रही थी। जैसा घर उसके भाई अर्नव का था, वैसा ही घर आरव का भी था। निमृत आरव के साथ चलते चलते उसके कमरे के दरवाजे के पास आई। कमरे का दरवाजा बंद था। ये देखकर आरव ने दरवाजे को खोला तो उसने देखा कमरे के अंदर की सारी लाइटें ऑफ है। ये देखकर उसने दरवाजे के पीछे आकर बटन को ऑन किया तो कमरे में रोशनी हो गई। निमृत जैसे ही कमरे के अंदर आई, अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि कमरे को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये निमृत बहुत अच्छे से जानती थी कि ऐसा घर वालों ने ही किया होगा, और क्यों किया होगा इस बात का भी अंदाजा निमृत को हो चुका था। आरव ने देखा निमृत अंदर आते ही अपने कदम रोक चुकी है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, कमरे की ऐसी हालत देखकर आप हैरान मत होइए। मेरी माँ को हम दोनों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। उन्हें यही लगता है कि हम दोनों की मर्जी से शादी हुई है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पास तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी। ये कमरा हम दोनों का है और हम दोनों अपने दायरे में रहेंगे।
आप बेड पर आराम से सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं जानता हूँ जब तक शादी में दोनों की रजामंदी ना हो तब तक हम दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। आरव की बात सुनकर निमृत उसे कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप बेड के पास आकर बेड पर बैठ गई। बेड पर बहुत सारे गुलाब के फूल पड़े थे। ये देखकर निमृत गहरी सांस लेती है, फिर उन सारे फूलों को बेड से उठाकर नीचे फर्श पर फेंक देती है। जब आरव ने ये देखा तो वो भी निमृत की मदद करने के लिए बेड के पास आया। फिर जितने भी फूल बेड पर रखे हुए थे उन सभी को वो वहां से हटाने लगा। थोड़ी देर में पूरा कमरा साफ हो चुका था। ये देखकर आरव निमृत से कहता है, रात काफी हो चुकी है, आप थक गई होंगी। एक काम कीजिए, आप जाकर ना पहले कपड़े बदल लीजिए। ऐसे शादी के जोड़े में शायद आप सो नहीं पाएंगी। आरव की बात सुनकर निमृत एक नजर उसे देखती है, फिर वो चुपचाप सूटकेस से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। जब आरव ने ये देखा तो वो गहरी सांस लेता है। निमृत उसे कुछ नहीं कह रही थी। ये सोचकर आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे निमृत इस शादी से 2% भी खुश नहीं है। हालांकि आरव शादी से पहले ये बात जानता था, पर अपने माँ पापा की खुशी के लिए उसने कुछ नहीं कहा था। ये सोचकर वो अपने कपड़े कमरे में ही बदलने लगा। निमृत कपड़े बदलकर जैसे कमरे में आई तो वो देखती है आरव शर्टलेस खड़े होकर मिरर में खुद को देख रहा है। ये देखकर निमृत जल्दी से अपनी नजरें घुमा लेती है। आरव मिरर के जरिए निमृत को देख चुका था। जब उसने देखा कि कैसे उसे देखते हुए निमृत ने अपना चेहरा घुमा लिया है तो वो मुस्कुराने लगा। बेड पर रखे अपने कपड़े को लेकर आरव ने जल्दी से पहन लिया। फिर वो निमृत को देखते हुए कहता है, ये हम दोनों का कमरा है निमृत जी, अगर ऐसे में आप हमसे नजरें फेरेंगी तो कैसे चलेगा। मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब आप इसी कमरे में रहेंगी तो आपको इन सभी की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे ही आप मुझसे नजरें नहीं फेर सकती। आज आपने नजरें फेर ली, लेकिन आगे चलकर आप क्या करेंगी। आरव की बात सुनकर निमृत बिना उसे देखे कहती है, जैसे आज मैंने नजरें फेरी है वैसे भी आगे करूंगी। ये कहकर वो चुपचाप बेड पर गई, फिर आंखें बंद करके लेट गई। जब आरव ने निमृत की बात सुनी तो उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो ये देखकर खुश था कि कम से कम निमृत ने उससे कुछ तो कहा था, वरना जब से उसने निमृत को गलती से छू लिया था तब से ही निमृत उसे देख भी नहीं रही थी। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए सोफे पर जाकर लेट गया। निमृत की आंखें तो बंद थी, लेकिन नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। खास करके उसे लाइट ऑन करके सोने की आदत थी, लेकिन आरव ने सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर दी थी, जिससे उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। ये सोचकर कि पहली बार किसी ऐसे अनजान आदमी के साथ वो एक कमरे में सो रही है। नींद ना आने की वजह से निमृत बार बार करवट ले रही थी। आरव सोफे पर सोया हुआ था, या यूं कहें कि चांद की हल्की रोशनी जो बैल्कनी से कमरे में आ रही थी, उसी रोशनी में निमृत को देख रहा था। जब उसने देखा निमृत ठीक से सो नहीं पा रही है तो वो सोफे से उठकर बैठते हुए कहता है, आपको नींद नहीं आ रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती हैं। आरव की बात सुनकर निमृत बेड पर बैठते हुए कहती है, मुझे रोशनी में सोने की आदत है और ऐसे में कमरे की लाइट बंद है तो मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं कमरे की लाइट को ऑन कर सकती हूँ? निमृत की बात को सुनकर आरव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लाइट ऑन करके सोने की आदत है तो आप लाइट ऑन कर सकती हैं। वैसे भी आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो वही कीजिए। और हाँ, आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये कमरा अब आपका भी है। ये कहकर आरव अपनी जगह से उठा, फिर कमरे की लाइट ऑन करके चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गया। कमरे में जैसे ही रोशनी हुई, निमृत की नजर आरव की नजरों पर गई। फिर कुछ देर में दोनों सो गए। अगले दिन सुबह का समय, अर्नव प्राची के पास बैठकर बातें कर रहा था। तभी कुणाल कमरे के अंदर आया। कुणाल जैसे कमरे में आया, उसने देखा अर्नव प्राची से बात कर रहा है। ये देखकर वो अर्नव से कहता है, अर्नव, तुम्हारी न्यू मूवी की डायरेक्टर जो हैं, उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा है आज शाम से मूवी स्टार्ट होने वाली है, जिसकी शूटिंग लोकेशन भी हमें मिल गई है। क्या तुम जाना चाहोगे? देखो, इससे पहले कि तुम मना करो उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। प्राची भाभी के पास हम सब है। अगर तुम शूटिंग पर नहीं जाओगे तो प्राची भाभी बहुत माइंड करेगी। तुम्हें पता है ना, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि खास करके तुम उनकी वजह से काम पर ना जाओ। तुम प्राची भाभी की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास रहेंगे। तुम अपनी शूटिंग खत्म करके सीधे हॉस्पिटल आ जाना और यहीं से वापस शूटिंग पर चले जाना।
ऐसे में तुम प्राची भाभी के पास ज्यादा समय भी रहोगे और अपना काम भी करोगे। कुणाल की बात सुनकर अर्नव ने प्राची को देखा, जो अपनी आंखें खोलकर उसे देख रही थी। प्राची को देखने के बाद अर्नव कुणाल से कहता है, नहीं कुणाल, मैं प्राची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी मैं प्राची से बहुत दूर रहा हूं, अब और नहीं। तुम एक काम करो, डायरेक्टर से कह दो कि मुझे अभी मूवी नहीं करनी है। अर्नव ने इतना ही कहा था कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। प्राची अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये महसूस होते ही उसने देखा प्राची ने उसके हाथ को लगभग पूरी हिम्मत करके कसकर पकड़ा है। प्राची के हिलते हुए हाथ को देखकर अर्नव हैरान होकर प्राची से कहता है, प्राची, क्या तुम अपने हाथ को हिलाने की कोशिश कर रही हो? अर्नव की बात सुनकर कुणाल भी प्राची को देखने लगा। वहीं प्राची अपनी पलकें झपकाकर अर्नव के सवालों का जवाब देती है। जब अर्नव ने देखा प्राची हाँ का इशारा कर रही है तो वो खुश होकर कहता है, हाँ प्राची, अगर तुम ऐसा ही कोशिश करोगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अर्नव की बात सुनकर प्राची दोबारा पलकें झपकाती है। तभी कुणाल प्राची से कहता है, भाभी, आप ही अर्नव को समझाइए ना, ये शूटिंग पर नहीं जा रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? आप ये तो जानती है ना कि अर्नव एक सुपरस्टार है और ऐसे में उसने बहुत सारी मूवीज को साइन किया है। अगर उसने कोई भी मूवी की शूटिंग छोड़ी तो आगे चलकर बहुत दिक्कत हो सकती है। आगे चलकर कोई भी डायरेक्टर उसको मूवी नहीं देगा। ये बात आप भी जानती है कि सारे डायरेक्टर्स अर्नव से डरते हैं, लेकिन डायरेक्टर को भी पैसा कमाना होता है। ऐसे में अगर उनकी मूवी नहीं चलेगी तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा जरूर होंगे और उस गुस्से में वो आगे चलकर कभी भी अर्नव को कोई मूवी नहीं देंगे। कुणाल की बात सुनकर प्राची की नजर अर्नव पर गई। अर्नव ने प्राची को देखा तो वो गहरी सांस लेकर कहता है, देखो प्राची, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगा। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि मैं शूटिंग पर जाऊं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अर्नव की बात सुनकर प्राची अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ लेती है, जैसे वो कह रही हो कि वो उसकी बातों को सुनकर उससे नाराज है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट FM।